गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 20 जून के सभी करंट अफेयर को। सारे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के सेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा देखिए 8 बजे आज आपके लिए महामैराथन क्लास आने वाली है, अप्रैल से लेकर जून 2024 तक की। तो उसे भी देखिएगा, वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और जितने भी क्वेश्चन वहां पर हमने डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन 250 प्लस एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप एंड तक पूरी मैराथन को देख लेते हैं। डेफिनेटली वहां से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो 8 बजे वेट कीजिए, आपके लिए मैराथन अवेलेबल हो जाएगी क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ओके, आइए सबसे पहले आज के करंट अफेयर में क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना की शुरुआत की गई? कुछ सेशंस पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। और 15 अप्रैल से भारत और किस सेना के मध्य में एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया? अप्रैल 2024 में एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और किस सेना के मध्य में आयोजित की गई? कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, आइए सबसे एक अपडेट आया है आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, रेलवे लोको पायलट की जो फॉर्म फिल किए गए थे, 2024 में एग्जाम होना है, पहले उसकी जो पोस्ट थी वो 5,696 वैकेंसीज निकली थी, लेकिन अब ये वैकेंसी बढ़ गई है, 18,799 वैकेंसीज हो गई है, ऑलमोस्ट 17,800 वैकेंसी अब आपके लिए लोको पायलट की कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है लोको पायलट 2024 के लिए, रेलवे के लिए, जी जान से लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि देखिए वैकेंसीज ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो चुकी है। तो इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बस थोड़ी सी तैयारी को आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग सही रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो रेलवे का टारगेट बैच मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, रूट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम अगर आपको रिवीजन करना है तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में एग्जाम होनी थी, लेकिन वो एक्सटेंड हुई है थोड़ी सी। तो अब जब भी आगे होगी, जब भी उसका एग्जाम डेट आएगी तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो रेलवे लोको पायलट 2024 के लिए ये वैकेंसी बढ़ी है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए थे इस एग्जाम के लिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से करंट अफेयर को भी वॉच कीजिए, मैराथन वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहला करंट अफेयर देखिए आज के 20 जून के करंट अफेयर का। फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल अपने नाम किया? तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं, ये भारत के बहुत ही फेमस किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रोअर है। कौन? नीरज चोपड़ा। इन्होंने देखिए फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है भाला फेंक में। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाता है। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने इस चैंपियनशिप में 85.97 मीटर का भाला फेंका है और पहला स्थान प्राप्त किया। अब ठीक है, इंडियन है, गोल्ड जीता है तो आप इनको याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वाले के बारे में जानना है तो इस प्रतियोगिता में फिनलैंड के टोनी कैरेनन ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और फिनलैंड के ही ओलिवर हेलेंडर ने ब्रॉन्ज मेडल इस प्रतियोगिता में जीता है। लेकिन गोल्ड मेडल कौन जीत के आए? तो ये जीत के आए हैं कौन? ये जीत के आए हैं नीरज चोपड़ा। कौन सी प्रतियोगिता है? तो प्रतियोगिता का नाम याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर। कहां आयोजित किया गया? फिनलैंड में। अब यहां पर नॉर्मली नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा कैजुअली हम जान लेते हैं, क्योंकि इनसे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। ठीक है, उपलब्धि अचीवमेंट देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है इन्होंने। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो कि बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी, उसमें भी भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
इसके अलावा इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नीरज चोपड़ा हाल ही में प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया। डन। आगे बढ़ने से पहले आज का आपके लिए ऑफर ऑफ द डे मैराथन पैकेज से ही संबंधित है, क्योंकि आप वीडियो में पूछेंगे कि सर मैराथन की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आप सभी को बता देता हूं मैराथन का पैकेज आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। यहां पर आपको 4 क्वार्टर की जो मैराथन वीडियोस आएगी आपकी यूट्यूब चैनल पर 2024 में, उसकी चारों मैराथन की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन पीडीएफ वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन के अंदर ही, और सभी के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पर 4-5 वीडियोस हैं। एक आपकी जो ईयरली मैराथन आएगी 2024 के एंड में, उसका भी वीडियो पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट आपको इस सिंगल बैच में अवेलेबल हो जाएगा। तो 29 रुपीज में काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए पूरा मैराथन पैकेज अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहां पर आप क्लिक करके इजीली इसे अवेल कर सकते हैं। तो आप मैराथन देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके लिए और आपको पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। ओके, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अवेल कर सकते हैं बायलिंगुअल मैराथन पैकेज को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डाकघर अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो डाकघर अधिनियम 2023 भारत में प्रभावी हुआ है 17 जून 2024 से। ओके, 17 जून 2024 से डाकघर अधिनियम 2023 को भारत में लागू कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर यह याद रखिएगा कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो भारत के जितने भी नागरिक है, चाहे वो अंतिम नागरिक क्यों नहीं हो, मतलब सभी भारत के सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक है उन्हें सिटीजन सेंट्रिक जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनका प्रॉफिट मिल सके, उनका लाभ मिल सके। इसीलिए इस सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया है। 2023 में इसे पार्लियामेंट में पास करवाया गया डाकघर विधेयक के नाम से, और अब इसे 17 जून को देश में लागू किया गया। राज्यसभा में देखिए पारित किया गया था 4 दिसंबर 2023 में। आगे चलकर 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ और प्रेसिडेंट की साइन मिली थी 24 दिसंबर 2023 को, और अब इसे लागू किया गया है 17 जून 2024 में। ठीक है, किसका स्थान लेगा या किसमें संशोधन करता है? तो यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेने वाला है। ठीक है, अब 2024 में इसे लागू किया गया है भारत में डाकघर विधेयक 2024 के नाम से 17 जून को। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह, ठीक है ना, सेम सेक्स मैरिज को वैधानिकता प्रदान की है हाल ही में थाईलैंड ने, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। वैसे एशिया के 2 देश पहले भी, दक्षिण एशिया के 2 देश पहले भी वैधानिकता दे चुके हैं सेम सेक्स मैरिज को। जैसे देखिए थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश है दक्षिण एशिया में। तो ताइवान और नेपाल के बाद एशिया में तीसरा देश है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया का यह पहला देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है अपने यहां पर, और बाकायदा इसके लिए जो थाईलैंड की सीनेट है वहां पर बिल लाकर इसे पारित किया गया। अब इसे लागू कर दिया जाएगा। 120 दिन के बाद बिल को कानून बना दिया जाएगा, ये बन जाएगा। उनके यहाँ की प्रोसीजर ऐसी है कि शाही राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 120 दिन के बाद वो परमानेंटली कानून का रूप लेता है। तो ये पास हो चुका है, पारित हो चुका है, शाही राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। तो 120 दिन बाद ये लीगलाइज हो जाएगा थाईलैंड में। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, कैपिटल बैंकॉक, और ऑफिशियल करेंसी थाई बात या बाट भी बोला जाता है। थाई बाट यहां की ऑफिशियल करेंसी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर साल 20 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे।
वर्ल्ड में जितने भी शरणार्थी है, शरणार्थी जानते कौन होते हैं? माइग्रेंट्स, है ना। किसी भी देश में घरेलू हिंसा के कारण या फिर गृह युद्ध के कारण, भूखमरी के कारण, आर्थिक संकट के कारण, खाद्य संकट के कारण, जब किसी भी देश के लोग किसी और देश में अवैधानिक रूप से माइग्रेंट करते हैं, इलीगली एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो फिर वो हैं रिफ्यूजीज या शरणार्थी, माइग्रेंट्स। इनके अधिकारों के प्रति पूरे वर्ल्ड को जागरूक करने के उद्देश्य से कि भाई ये भी इंसान है, इनके भी अधिकार है, इनके देश में प्रॉब्लम है इसलिए इनको जाना पड़ रहा है, तो इनके अधिकारों के प्रति पूरे वर्ल्ड में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। डेट पता चल गई। थीम पूछी जा सकती है कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व तो किया जाता है, थीम क्या है? तो देखिए, सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज 2024 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम है। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2000 में इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी, और इसके नेक्स्ट ईयर 20 जून 2001 से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जा रहा है। उद्देश्य पता चल गया, डे पता चल गया, थीम पता चल गई, काम हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जाने वाला है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। भारत के जो खाद्य मंत्री है कौन है? चिराग पासवान, काफी सुर्खियों में भी है। तो चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम में किया जाएगा। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में, प्रगति मैदान। तो भारत मंडपम में नई दिल्ली में सितंबर 2024 में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जाने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो पूरे वर्ल्ड को इंडियन फूड कल्चर से इंट्रोड्यूस करना और इसके अलावा डाइवर्सिफाई फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना, इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सम्मेलन का नाम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। ठीक है। हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 साल पूरे हुए हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को किस नेशनल पार्क से शुरू किया गया था? तो भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना लाई गई थी सबसे पहली बार भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से। कहां पर है पता है? ये देखने को मिलता है भारत के उड़ीसा राज्य में। ओडिशा बोल लो या उड़ीसा बोल लो, ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहां से मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया था 1975 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और 17 जून 2024 को इस परियोजना के 50 साल पूरे हुए हैं। कितने साल? 50 साल। ठीक है। देखिए, मगरमच्छ के जितने भी नेचुरल आवास है उनको संरक्षित करना, है ना, इन्हें बनाए रखना, ताकि मगरमच्छ की जो स्पीशीज है, जो अदर अलग अलग जैसे घड़ियाल वगैरह जितनी भी प्रजाति, उनका संरक्षण किया जा सके, तो इनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जा सके। इसीलिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी 1975 में भीतरकनिका नेशनल पार्क से ओडिशा में। ठीक है। देखिए, मगरमच्छ की 3 प्रजातियां अलग अलग, एक तो खारे पानी का मगरमच्छ, दलदली मगरमच्छ और इसके अलावा घड़ियाल, ये तीनों ही IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल है, संकटग्रस्त प्रजातियों में। यहां पर यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN रेड डेटा बुक को जारी करता है। इसमें इसने मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों को शामिल किया है अलग अलग कैटेगरी में, पर रेड डेटा बुक में शामिल है। इन्हीं के संरक्षण के लिए भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू की गई थी ओडिशा राज्य में। 17 जून 2024 को 50 साल पूरे हुए हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो 1998 में नेशनल पार्क के रूप में ओडिशा में यह बना था, और 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण, है ना, रामसर सम्मेलन 1971 ईरान, काफी बार बता चुका हूं। तो रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित की गई थी 2002 में भीतरकनिका नेशनल पार्क।
ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की है। पहली बार यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो देखिए, SDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये जारी करता है सतत विकास रिपोर्ट को। 2024 में भी जारी की गई, लेकिन पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। कब? 2016 का। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि निर्धारित किए गए हैं यूनाइटेड नेशन की संस्था के द्वारा, उनको किस देश ने उन पर कितना अच्छा काम किया है, इस आधार पर हर साल इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया, इस रिपोर्ट में एड्रेस किया गया है। तो देखिए यहां पर क्या क्या एड्रेस किया गया है वही बात करना पड़ेगी। तो देखिए, पहली बार रिपोर्ट कब आई थी? 2016 में। इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसको प्राप्त करने के लिए क्या देशों ने स्टेप लिए हैं, कितनी प्रगति की है इसमें, इसकी समीक्षा की गई है। अब इसमें बताया गया है कि भैया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो निर्धारित किए गए थे 17 अलग अलग, जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक का, अलग अलग गोल्स से, जैसे भुखमरी से निपट लेंगे, साक्षरता बढ़ा देंगे, है ना, और शांति स्थापित कर देंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 थे ये। यहां पर बात की गई थी कि 2030 तक हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी जो 2024 की रिपोर्ट आई है ना, उसमें बताया गया है कि भैया 16% लक्ष्य हम प्राप्त कर पाए अभी तक। 2030 में जो पूरी होने की संभावना है ना, उसमें से 16% लक्ष्य ही अभी तक हम प्राप्त कर पाए। इसके अलावा इन्होंने जो अलग अलग कैटेगरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 कि भुखमरी को पूरा खत्म कर देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 कि भैया जो सस्टेनेबल सिटीज है और समुदाय है उनको बढ़ावा देंगे, 14 जो वाटर है, पेयजल, उसकी सुरक्षा करेंगे, लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, भूमि पर जीवन की सुरक्षा करेंगे, 15 नंबर का गोल है। 16 नंबर का कि शांति न्याय स्थापित करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन स्थापित करेंगे जो कि फ्रीडमली काम कर पाए। तो भैया इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो कुछ चीजें एड्रेस की गई है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो एड्रेस क्या किया गया है, हमको यहां पर यही पढ़ना पड़ेगा। भारत के बारे में भी इसने बताया कि भैया 166 देशों की सूची में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के मामले में भारत 109वें स्थान पर है। एक तो पॉवर्टी को खत्म करने में भारत ने अच्छा प्रयास किया है और एजुकेशन सेक्टर में भारत ने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन सस्टेनेबल सिटीज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत काम करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। तो ये चीजें बताई गई है। 166 देशों में भारत को 109वां स्थान दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में। रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट कौन सी है? सतत विकास रिपोर्ट 2024। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का संस्था है। पहली बार रिपोर्ट कब आई थी? 2016 में। तो क्या क्या चीजें एड्रेस की गई है, किन चीजों को ऑब्जर्व किया गया है, यहां पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन आएंगे, सिपरी जो कि एक इंटरनेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, या फिर स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन बोल लें, इसने ईयर बुक 2024 को जारी किया है। इसके अनुसार हथियार, निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो रिपोर्ट है सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट, इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार देखने को मिलेंगे रशिया के पास। आंसर बी, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, ठीक है ना। सिपरी ने हाल ही में सिपरी ईयर बुक 2024 को जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 12,121 परमाणु हथियार है और इनमें से 90% हथियार तो सिर्फ यूएस और रशिया के पास है। इन दोनों में से भी 90% तो इन दोनों के पास है, इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो 5,580 है रशिया के पास और 5,044 है अमेरिका के पास। तो पहले नंबर पर आ गया रशिया और दूसरे पर हो गया अमेरिका। भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु बम हैं,
न्यूक्लियर वेपन से, 172। ठीक है ना, पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिपरी के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पूरे वर्ल्ड में भाई हथियारों को खत्म किया जाए, है ना, शांति स्थापित किया जाए, हथियारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था है। स्थापना की गई थी 1966 में। इसकी सिपरी ईयरबुक 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलते हैं रशिया के पास, सेकेंड अमेरिका। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन? तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 हाल ही में आई है और इसके अनुसार भारत के सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यूएशन वाले खिलाड़ी विराट कोहली है। व्यक्ति बोल रहे तो विराट कोहली है, ठीक है ना। मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है? विराट कोहली। ये जो रिपोर्ट है ये एक वैश्विक संस्था है फर्मकॉल, इसके द्वारा जारी की गई है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू 2023। और भारत में ब्रांड वैल्यू के आधार पर सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी विराट कोहली है, क्रिकेटर, जिनकी ब्रांड वैल्यू $227.9 मिलियन है। सेकेंड नंबर पर आते हैं रणवीर कपूर, बॉलीवुड अभिनेता, इनकी ब्रांड वैल्यू 203.1 मिलियन है। सबसे ज्यादा किसकी है? 227.9 मिलियन विराट कोहली की। ठीक है, यहां पर आप दोनों की इमेज देख सकते हैं, विराट कोहली और रणवीर कपूर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर तो हमको ऐसे मिल जाता कि बॉन शहर कहां पर स्थित है, तो बॉन शहर है जर्मनी में। तो बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का भी आयोजन कहां पर किया गया है? जर्मनी के बॉन शहर में। ठीक है ना। यहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 को लेकर चर्चा की गई है कि क्या क्या हमारे उसमें मुद्दे होंगे जिस पर हम विचार करने वाले हैं, क्या क्या हर्डल्स होंगे जिस पर हमको बात करना है। तो COP29 की जो बैठक है 2024 में COP29 का आयोजन किया जाएगा। COP29 क्या है पता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूनाइटेड नेशन के जो देश है वो जलवायु परिवर्तन पर हर साल मीटिंग करते हैं, वो कहलाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है COP29, कॉप के नाम से आयोजित होती है, इस बार 29 है COP29। आयोजन कहां होगा? 2024 में COP29 का आयोजन होगा अजरबैजान के बाकू में। तो यहां पर किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है? इस पर चर्चा करने के लिए बॉन जलवायु सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया 2024 में। ठीक है, COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। लास्ट ईयर 2023 में COP जलवायु सम्मेलन का जो 28वां संस्करण था, मतलब COP28, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था। तो COP28 दुबई में, और अब COP29 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा? अजरबैजान के बाकू में। सबसे पहली बार कॉप की बैठक आयोजित की गई थी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में, पहला कॉप। ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक जर्मनी के बर्लिन में 1995 में। जलवायु परिवर्तन पे यूनाइटेड नेशन के देश, यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य हैं वो एक साथ आते हैं और बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 20 जून के सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाइए लास्ट डे रिवीजन पर। पहला देखिए, फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन? कौन है? विनोद गनात्रा, फिल्म निर्माता। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 जून को, कल हमने पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किस संस्था को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया। यह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो यह राज्यपाल रहे थे किस राज्य के? ओडिशा के। हाल ही में इनका निधन हो गया। चर्चित डीप ओशन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो यह पहल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, डीप ओशन मिशन।
18 जून को फिच रैंकिंग में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो यह किया गया है 7.2%। चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है किसानों को? तो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता एक साल में दी जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित किया? तो कोलकाता हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। आगे आ जाएं। मर्सर कंसल्टेंसी के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन? तो यह है मुंबई, आंसर ए। और लास्ट क्वेश्चन था, किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनी को लॉन्च किया है? तो जेमिनी को लॉन्च किया है गूगल ने, आंसर ए। अब आ जाते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे। मिड वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, उनकी भी बात करेंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस राज्य के राज्यपाल है? तो ये सिक्किम के राज्यपाल है। डोडोमा किस अफ्रीकी देश की कैपिटल है? तो डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है, अफ्रीकी देश है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या है 175, 175। ठीक है, तो डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सिक्किम के गवर्नर हैं और आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा की सीटें हैं। बिल्कुल सही आंसर आया स्नेहा सिंह का। लेकिन मैंने आपसे यह भी पूछा था कि भैया राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को और उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। काफी स्टूडेंट का कमेंट सर वेनेगल रामा राव पे आया है, लेकिन वो जुलाई 1949 में आरबीआई के गवर्नर बने थे। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तब आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे, ध्यान रखना है ना इसने। और सिद्धेश सकोरे की बात की गई थी। सिद्धेश सकोरे ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं भारत में। ठीक है, तो आई होप आज का करंट अफेयर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छे से आपने पूरे करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ा होगा। मैराथन वीडियो 8 बजे तक आपको आज ही 2 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्रेजी जीके ट्रिक के। तो देखिएगा बिल्कुल एंड तक, उससे पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वहां पर हमने कंपाइल किया है। देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप आराम से वो सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैराथन के लिए, मैराथन की पीडीएफ के लिए आज ऑफर ऑफ द डे भी है आपके पास, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप मैराथन के पैकेज को अवेल कर सकते हैं। कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।